दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य काल में मौर्यकालीन स्थापत्य है हम पढ़ रहे थे। मौर्यकालीन स्थापत्य में जो लास्ट क्लास हमने छोड़ी वो मौर्यकालीन नगर नियोजन पर छोड़ी थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में। दोस्तों, बात करें मौर्य काल में कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, तो हम बात करें दोस्तों 500 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 100 शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हमें पंचमार्क या आहत सिक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कौन से? पंचमार्क या आहत सिक्के। पंचमार्क सिक्के तांबे या कांसे की धातु से निर्मित होते थे दोस्तों, जिस पर एक किसी प्रकार का एक ठप्पा होता था। उस ठप्पे पर उस पर मार्क किया जाता था। मार्क में वे किसी मछली, किसी पेड़ या फिर प्रकृति से संबंधित किसी ऐसी वस्तु का चित्रांकन उस पर करते थे ताकि उस पर कोई चित्र अंकित हो सके। इस प्रकार के सिक्कों को पंचमार्क के सिक्के कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? पंचमार्क के सिक्के कहा गया। पंचमार्क सिक्कों की बात करें दोस्तों, तो सबसे प्राचीन पंचमार्क के सिक्के हमें नंदवंश के मिले हैं। किसके मिले? नंदवंश के मिले हैं, जो कि चांदी से निर्मित थे। किससे निर्मित थे दोस्तों? चांदी से निर्मित थे। और ये हमें पटना के समीप से मिले हैं। कहां से मिले दोस्तों? पटना के समीप से। तो सबसे प्राचीन आहत या पंचमार्क मुद्रा हमें पटना से मिली है, जो कि नंद नामक राजा से संबंधित है। किससे दोस्तों? नंद नामक राजा से संबंधित है। दोस्तों, अब नोट कर लीजिए। नोट करो दोस्तों, प्राचीन भारत में जो सिक्के चलते थे उन्हें पंचमार्क सिक्के या आहत मुद्रा कहा जाता था। ये मुद्राएं धातु से निर्मित होती थी, जिनका वजन 50 से 60 ग्राम तक होता था। अब दोस्तों, जो सबसे प्राचीन मुद्रा है आहत मुद्रा, उसके बारे में बात करें तो देखो, सबसे प्राचीन आहत मुद्रा चांदी की मिली है, जो कि पटना के समीप से प्राप्त हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध नंद वंश से था। किससे था दोस्तों? नंद वंश से। तो सबसे प्राचीन जो आहत मुद्रा मिली है वो किसकी है? चांदी की है। और कहां से मिली है? वो पटना के समीप से मिली है। और इसका संबंध नंद वंशीय राजाओं से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के समय सबसे पहले ये आहत मुद्राएं चली होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें कि जो सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलाए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए दोस्तों? सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाए। किसने दोस्तों? कुषाण शासकों ने। अब बात करें दोस्तों, जो लेख युक्त सोने के सिक्के की बात करें कि कोई सिक्का है और उस सिक्के पर कुछ न कुछ लेख अंकित है, ऐसे सिक्के इंडो यूनानी अर्थात भारत के और यूनान के जो शासक थे उन्होंने मिलकर के जलाए। तो देखो, सबसे पहले लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए। इसके बाद दोस्तों बात करें, जो सोने के सिक्के हैं उनमें सर्वाधिक शुद्धता की मात्रा किसने दी? अर्थात सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। सबसे पहले
शुद्ध सोने के सिक्के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। किसके द्वारा चलाए गए दोस्तों? कुषाण शासकों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के भी किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने की बात करें तो वो भी कुषाण शासकों ने, और शुद्ध सोना केवल सोने का ही उसमें काम प्रयोग में लिया सिक्के बनाने के लिए, वो भी कौन थे? कुषाण शासक थे। बात करें लेख युक्त सोने के सिक्के जिस पर कुछ लेख अंकित हो, ऐसे सिक्के चलाने का श्रेय हम इंडो यूनानी शासकों को देते हैं। किसको देते हैं दोस्तों? इंडो यूनानी शासकों को देते हैं। अब बात करें जो सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, सबसे पहले तो किसने सोने के सिक्के? कुषाण शासकों ने चलाए, ठीक है। अब बात करें शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण शासकों ने, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए। तो ये नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए। किसके द्वारा चलाए गए दोस्तों? गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। अब बात करें सर्वाधिक चांदी के सिक्के, तो सर्वाधिक चांदी के सिक्के शक शासकों द्वारा चलाए गए। ये भी लिखो, सर्वाधिक चांदी के सिक्के शक शासकों द्वारा चलाए गए। दोस्तों अब इसके बाद जब मौर्य काल के बाद हम पढ़ेंगे सातवाहन शासकों के बारे में, तो सातवाहन शासक आएंगे, उन सातवाहन शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने। सबसे पहले शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए हैं। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले सोने के सिक्कों के बारे में बात करें दोस्तों, तो मौर्यकालीन जो सोने के सिक्के थे, उन सोने के सिक्कों में निष्क, कौन सा? निष्क और सुवर्ण नामक दो सोने के सिक्के इस समय प्रचलित थे। तो कौन कौन से लिख लो? निष्क और दूसरा एंड सुवर्ण। तो ये दो सोने के सिक्के मौर्य काल में प्रचलित थे, निष्क और सुवर्ण। चांदी के सिक्कों के बारे में बात करें दोस्तों, तो चांदी के सिक्के थे पण, धरण और कारसापण। तो पण, धरण और कारसापण। दोस्तों जो ये पण है, ये पण तत्कालीन मौर्यकालीन समाज था। उस तत्कालीन मौर्यकालीन समाज की राजकीय मुद्रा थी। मौर्यकालीन समाज की जो राजकीय मुद्रा थी वो क्या थी? पण थी, ठीक है। इसके अलावा एक सिक्का और चलता था दोस्तों, जो था शतमान, ठीक है। अब बात करें तांबे के सिक्कों के बारे में, तो तांबे के सिक्के थे दोस्तों मासक और काकड़ी। मासक एंड काकड़ी। चांदी के तो कौन कौन से हो गए? पण, धरण, कारसापण, शतमान। और तांबे के मासक और काकड़ी। सोने के हो गए निष्क और सुवर्ण। तो सिक्कों के बारे में पूछा जाता था कौन सा मौर्यकालीन जो समाज था उस समाज में प्रचलित सिक्का नहीं है, तो एक टीम तो सेम दे देंगे, एक अलग दे देगा, इस प्रकार से मैच करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो या फिर कौन कौन सा इसमें सोने का है, कौन कौन सा चांदी का है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई मौर्यकालीन जो मुद्रा है उसके बारे में बात। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में, कि मौर्यकालीन जो प्रशासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी, उसमें कितने प्रकार के अधिकारी होते थे और किस अधिकारी का क्या काम होता था, उन सब के बारे में एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों बात करें मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में, कि जो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी, इन सब के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम उन स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों बात करें जो मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देने वाले स्रोतों को हम मुख्यतः तीन भागों में देख सकते हैं। पहला जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और तीसरा है धर्मेतर साहित्य, अर्थात किसी धर्म से जिनका कोई संबंध नहीं है लेकिन उनमें हमें जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उनके बारे में अध्ययन करने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में देखेंगे। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश में मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था की जानकारी हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात करें दोस्तों जो उपतिष्य है, उपतिष्य की पुस्तक महाबोधि वंश, अर्थात उपतिष्य ने जो ग्रंथ लिखा महाबोधि वंश, उस महाबोधि वंश में भी
मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों नागसेन। नागसेन का मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। उस मिलिंद पन्हो ग्रंथ में भी मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वाचीसक की धूपवंश है, वाचीसक की धूपवंश है, उसमें भी मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए दोस्तों जैन साहित्य। जैन साहित्य में हम बात करें दोस्तों, जो भद्रभाव का कल्पसूत्र है उससे मौर्यकालीन जो प्रशासन व्यवस्था है उसका उल्लेख उसमें किया गया है। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में भी हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। जिनभद्र सूरि का विविध तीर्थकल्प, नेमि दत्त का आराधना कथाकोश तथा हरिसेन का वृहद कथाकोश से भी हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम देखें दोस्तों धर्मेतर साहित्य, अर्थात किसी धर्म से उस साहित्य का कोई संबंध नहीं है, ऐसे साहित्यों से भी हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। इनमें हम देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, श्रीमंद्र की बृहद कथा मंजरी, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, पतंजलि का महाभाष्य, कल्लण की रास्तरंगिणी और बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, इन सब से हमें मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों कि प्रशासन को किस प्रकार से 5 प्रांतों में बांट रखा था, और जो प्रांत थे उन प्रांतों में जो प्रशासन व्यवस्था थी उस प्रशासन व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों बात कर रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। इस समय जो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था है, इस मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था को प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यतः 5 प्रांतीय सूबों में विभाजित कर रखा था। कितने प्रांतीय सूबों में? 5 प्रांतीय सूबों में विभाजित कर रखा था, और उन प्रांत और सूबों की एक निश्चित राजधानी भी थी। ठीक है दोस्तों, बात करें उन 5 सूबों के बारे में तो उत्तरापद की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। बात करें नेक्स्ट सूबा था अवंती, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग, और कलिंग की राजधानी थी दोस्तों तोसाली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसाली। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, तथा जो मध्य देश था उस मध्य देश की राजधानी तक्षशिला थी। ये 5 प्रांत मौर्य काल के समय थे दोस्तों। अब जो ये मौर्य काल में ये 5 प्रांत थे, इन 5 प्रांतों में जो प्रशासनिक अधिकारी काम करते थे उन्हें तीर्थ या अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ या अध्यक्ष कहा जाता था। जो कौटिल्य है उस कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन अष्टादश तीर्थों का उल्लेख किया है, अर्थात 18 ऐसे विभाग बताए हैं जो कि इन विभागों के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया या फिर अध्यक्ष कहा गया। इन अष्टादश तीर्थों के बारे में उल्लेख किया है किसने? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। दोस्तों अब जो ये तीर्थ होते थे इनकी नियुक्ति उपदा परीक्षण के माध्यम से होती थी। किसके माध्यम से? उपदा परीक्षण। तो उपदा परीक्षण क्या है? उपदा परीक्षण दोस्तों ये है कि जब इनको नियुक्त किया जाता था, इनकी नियुक्ति से पहले इनकी नैतिकता की जांच होती थी। उस नैतिकता की जांच में ये 4 प्रकार के परीक्षण उनसे लेते थे। 4 प्रकार के उपदा परीक्षण होते हैं, और उन 4 प्रकार के उपदा परीक्षण में जो व्यक्ति पास होता था उसे ही अष्टादश तीर्थ या अध्यक्ष की नियुक्ति में शामिल किया जाता था। तो 4 प्रकार के परीक्षण कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो भयोपदा, ठीक है, दूसरा है कामोपदा, तीसरा है अर्थोपदा, और चौथा है धर्मोपदा। अर्थात भय, उसकी भय की परीक्षा ली जाती थी, काम की परीक्षा ली जाती थी, अर्थ की परीक्षा ली जाती थी, या धर्म की परीक्षा भी ली जाती थी। ये 4 प्रकार के उपदा परीक्षण होते थे, और इन उपदा परीक्षणों द्वारा ही उसका चयन किया जाता था। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अष्टादश तीर्थ। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जो मौर्य काल में अष्टादश तीर्थ थे, अर्थात जो 18 विभाग थे, उन 18 विभागों के जो प्रमुख अध्यक्ष हुआ करते थे उनके बारे में उनका क्या क्या काम था। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पुरोहित और प्रधानमंत्री। पुरोहित और प्रधानमंत्री दोस्तों जो मौर्य काल का सर्वोच्च पद होता था राजा के बाद, जो राजा को सलाह देने का काम करता था, और यह एक राज पंडित भी होता था। दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री और पुरोहित के बारे में, प्रधानमंत्री और पुरोहित दोनों एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता। हमने जब पहले शासकों के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि जो प्रारंभ में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अष्टादश तीर्थ में जो पुरोहित और प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य था। जबकि हम बात करें बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना।
और बिंदुसार के समय हमने देखा कौन, पहले खल्लाटक और उसके बाद में राधागुप्त। ठीक है, पहले खल्लाटक और राधागुप्त क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और वहीं अशोक के समय राधागुप्त क्या होता है, प्रधानमंत्री या पुरोहित के पद पर नियुक्त होता है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वो था समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य था दोस्तों कर को एकत्रित करना, अर्थात जो राजस्व व्यवस्था है उस राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, समाहर्ता कहलाता था। संविदाता से तात्पर्य दोस्तों, जो संविदाता होता था वो कोषाध्यक्ष होता था, अर्थात जितना भी धन आता था उस पूरे धन का मालिक कौन होता था, संविदाता होता था। नेक्स्ट दोस्तों प्रदेष्टा। जो प्रदेष्टा है दोस्तों, ये फौजदारी जो न्यायालय होते थे उन फौजदारी न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, इस मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो न्याय व्यवस्था है उसको दो भागों में विभाजित कर रखा था। ठीक है, एक तो फौजदारी न्यायालय थे और एक दूसरे कौन से थे, दीवानी न्यायालय। जो फौजदारी न्यायालय थे उनका जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था, जबकि जो दीवानी न्यायालय थे उन दीवानी न्यायालयों का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। जो व्यवहारिक है वो कौन है, दीवानी न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट युवराज। जो राजा का पुत्र होता था या फिर जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता था उसे युवराज कहा गया। कारमांतिक। कारमांतिक से तात्पर्य दोस्तों, जो कारमांतिक है जो औद्योगिक विभाग है उस औद्योगिक विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट जो दंडपाल। दंडपाल जो पुलिस विभाग है उस पुलिस विभाग के मुखिया या सेनापति को दंडपाल कहा जाता था। नेक्स्ट जो सेनापति है वो युद्ध विभाग का अध्यक्ष होता था, किसका, युद्ध विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है पौर या नागरिक। जो नगर होता था, ठीक है, छोटे छोटे नगरों में विभाजित थे प्रांत या सूबे, तो प्रत्येक नगर का जो मुख्य प्रमुख अधिकारी होता था या मुख्य अधिकारी होता था उसे पौर या नागरिक कहा जाता था। दोस्तों बात करें अंतःपाल। अंतःपाल दोस्तों जो मौर्यकालीन साम्राज्य था उस मौर्यकालीन साम्राज्य का जो सीमावर्ती भाग है उस सीमावर्ती भागों में जो दुर्ग बने हुए हैं उन सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे अंतपाल कहा जाता था। द्वारिक। जो राजमहल बने हुए हैं उन राजमहलों का जो अंगरक्षक होता था मुख्य, ठीक है, उसकी देखरेख में बहुत सारे सैनिक काम करते थे और वो मुख्य अंगरक्षक उनको आज्ञा देता था। क्या क्या कहा जाता था उसे, द्वारिक कहा जाता था। और एक होता था दोस्तों आणविक। आणविक के वन विभाग का प्रधान होता था आणविक। दोस्तों ये कुछ मुख्य अष्टादश तीर्थों में से जिनको हमें पढ़ा है। एक चीज नोट कर लीजिए दोस्तों जो मैगस्नीज है, मैगस्नीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कहा है जो ये अधिकारी हैं इन अधिकारियों का वर्णन उन्होंने काउंसलर व एसेसर के रूप में किया है। तो ये भी साइड में नोट कर दीजिए। नोट, मैगस्नीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इन अधिकारियों का वर्णन काउंसलर या एसेसर के रूप में किया है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मैगस्नीज ने जो अष्टादश तीर्थ के जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा है, तो उन्हें काउंसलर या एसेसर कहा है। क्या कहा है दोस्तों, काउंसलर या एसेसर कहा है। अब बात करें जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में क्या, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इनके अलावा और भी अनेक 26 विभाग बताए हैं जिनका उल्लेख उन्होंने किसमें किया है, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। तो इनके अलावा भी और भी 26 विभाग थे। उन 26 विभागों में, ठीक है, 6 समितियां थी और प्रत्येक 6 समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो दोस्तों और 26 विभाग है उनके बारे में हम चर्चा करें, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों बात करें जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल में जो अष्टादश तीर्थ थे उन अष्टादश तीर्थों के अलावा भी अन्य 26 अधिकारियों का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है जो निम्न है। दोस्तों पहले बात करें मुद्राध्यक्ष। ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, किसका दोस्तों, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष यह खान विभाग का अध्यक्ष होता था, किसका, खान विभाग का अध्यक्ष होता था कौन, अकाराध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो कृषि विभाग है उस कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। आबकारी विभाग के अध्यक्ष को सुराध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुराध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट व्यापार जो वाणिज्य विभाग था उस व्यापार व वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, पणाध्यक्ष कहा जाता था। तो पणाध्यक्ष जो व्यापार और वाणिज्य विभाग था उसका अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है विविधाध्यक्ष। जो मापतोल विभाग है उस मापतोल विभाग से संबंधित जो अधिकारी होते थे उन्हें विविधाध्यक्ष कहा जाता था।
जबकि जो मापतोल विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। सूनाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, ये बूचड़ खाने होते हैं, इन बूचड़ खानों का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? वो सोनाध्यक्ष होता था। कौन होता था दोस्तों? सोनाध्यक्ष होता था। नेक्स्ट, जो टकसाल का अध्यक्ष होता था उसे स्वर्णाध्यक्ष कहा गया, और जो मापतोल विभाग का जो अध्यक्ष था उसे पोतवाध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? पोतवाध्यक्ष कहा गया। जो सिक्कों की शुद्धता की जांच करता था उस अधिकारी को रूप दर्शक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? रूप दर्शक कहते थे। और जो मुद्रा विभाग है उस मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? लक्षणाध्यक्ष कहते थे। एक होता था गणिकाध्यक्ष। गणिका अर्थात इस समय जो गणिकाएं थी, जो वेश्याएं थी, उस वेश्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो गणिकाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों नवाध्यक्ष, जो जहाजरानी विभाग अर्थात जो जहाज बनाने का काम करते थे, ठीक है, उस विभाग का जो अध्यक्ष था वो नवाध्यक्ष कहलाता था। महालेखाकार, जो महालेखाकार का काम करता था उसे अक्षपटलाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अक्षपटलाध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों जो दूरी और समय को मापने वाले यंत्र थे, उन दूरी और समय को मापने वाले यंत्रों की जो निरीक्षक होता था उसे मानाध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? मानाध्यक्ष कहा गया। हम बात करें दोस्तों इन अधिकारियों को, जो मेगस्थनीज है उस मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मजिस्ट्रेट कहा है। क्या कहा है? मजिस्ट्रेट। तो ये भी नोट करके लिखो, नोट इन विभागों के अधिकारियों को मेगस्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। क्या कहा है दोस्तों? मजिस्ट्रेट कहा है। तो ये नोट करके लिख लो। इसमें दोस्तों ये कुछ प्रमुख 26 विभागों में से प्रमुख थे, जिनमें से एग्जाम में कभी न कभी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पूछ लेगा आपको पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? बुद्ध राजवंश। ठीक है। कृषि विभाग के अध्यक्ष को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? तो सीताध्यक्ष। सिक्कों की शुद्धता की माप करने वाले अधिकारी को मौर्य काल में कहा जाता था तो रूपदर्शक। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब जो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक स्तर था उस प्रशासनिक स्तर के बारे में हम बात करेंगे। जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग स्तरों में विभाजित कर रखा था। तो उसके कुछ स्तर है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें केंद्र। सबसे ऊपर केंद्र होता था और केंद्र का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा। केंद्र को प्रांतों में विभाजित कर रखा था। हमने देखा जो मौर्यकालीन समाज है या मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है इसको 5 प्रांत में सूबों में विभाजित कर रखा था। जो प्रांत होता था, सूबा होता था, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो राजकुमार, राजा का जो बेटा होता था या जो कोई कुमार नामक कोई अधिकारी की नियुक्ति करते थे वो होता था। नेक्स्ट, प्रांत और सूबों को मंडलों में विभाजित कर रखा था और मंडल का जो अध्यक्ष होता था या प्रधान अधिकारी होता था वो प्रदेष्टा कहलाता था। मंडलों को विषय या जिलों में विभाजित कर रखा था और जिलों का जो अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था। जिले या विषय है इनको स्थानीय नामक संस्था में विभाजित कर रखा था। एक स्थानीय को हम देखें कि 800 गांवों को मिलाकर एक स्थानीय की रचना की जाती थी। स्थानीय के बाद द्रोणमुख होता था जो कि 400 गांवों का एक समूह होता था। द्रोणमुख के बाद खरवाटिक होता था जो 200 गांवों का समूह होता था और सबसे लास्ट में संग्रहण होता था जो कि 100 गांवों का समूह होता था। अब दोस्तों ये हो गई इसके प्रशासनिक स्तर। अब जो नगरों में हमने जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को विभाजित किया, इसके लिए हमें जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके बारे में और जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। दोस्तों जो नगर प्रशासन है इस नगर प्रशासन के मुखिया को नागरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नागरिक कहा जाता था। और जो मेगस्थनीज है उस मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कहा कि नगर के प्रशासन का जो संचालन है वो 5-5 व्यक्तियों से बनी 6 समितियों द्वारा किया जाता था। क्या? 5-5 व्यक्तियों से बनी 6 समितियों द्वारा किया जाता था। ये समितियां कौन कौन सी है दोस्तों? उनके बारे में हम देखें, एक कर निरीक्षक समिति, दूसरी है विदेश समिति, तीसरी है उद्योग व्यापार समिति, नेक्स्ट चौथी है शिल्प कला समिति, पांचवी है वस्तु निरीक्षक समिति और छठवीं है जनसंख्या समिति। इस प्रकार से जो नगर प्रशासन है उस नगर प्रशासन में प्रशासन के संचालन के लिए 5-5 व्यक्तियों की 6 समितियां बना रखी थी। अब कुछ 2.2 है दोस्तों, उनको आप नोट कर लीजिए। पहला, ये जो अशोक है, अशोक ने अपने जो राज्याभिषेक हुआ उसका उस राज्याभिषेक के 27वें वर्ष प्रादेशिक रज्जुक व युक्त नामक अधिकारियों की
नियुक्ति की। कब? 27वें वर्ष। तो मैंने आपको पहले भी लिखा है कि जो ये प्रादेशिक युक्त और रज्जुक नामक अधिकारी है, ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नगर का भ्रमण करते थे। इसका नगर का भ्रमण करते थे और जो नगर में जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को आकर के राजा को बताने का काम इनका होता था। कब की? अपने राज्याभिषेक के 27वें वर्ष प्रादेशिक युक्त व रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल में जो जनसंख्या का कार्य देखता था, इस समय भी क्या होती थी? जनगणना होती थी। ठीक है, तो जनगणना करवाने के लिए जो अधिकारी होता था उसे गोप कहा जाता था। ये नोट करके लिख लो। मौर्य काल में जनगणना करवाने वाले अधिकारी को गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? गोप कहा जाता था। तो ये इस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे मौर्यकालीन जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में। मौर्यकाल की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें दोस्तों, जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था है उस मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य काल में दो प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस समय दो प्रकार के न्यायालय थे, एक थे धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरे कंटक शोधन न्यायालय। दोस्तों धर्मस्थीय न्यायालय ये दीवानी न्यायालय हुआ करते थे और इनमें चोरी, डकैती, मारपीट से संबंधित विवादों का समाधान किया जाता था। जो धर्मस्थीय न्यायालय था, इस धर्मस्थीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? व्यवहारिक कहा जाता था। इसके बाद जो दूसरा न्यायालय था वो था कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय ये फौजदारी न्यायालय होते थे। कौन से दोस्तों? फौजदारी न्यायालय होते थे जिनमें राज्य और व्यक्ति के मध्य जो विवाद है उनको तथा राजस्व से संबंधित जितने भी विवाद थे उन विवादों का समाधान कंटक शोधन न्यायालय में किया जाता था। इसके मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रदेष्टा कहा जाता था। मौर्य काल में जो न्यायालय की सबसे छोटी इकाई थी, अर्थात सबसे छोटा जो न्यायालय था वो ग्राम सभा होती थी। क्या होती थी दोस्तों? ग्राम सभा होती थी, अर्थात गांव के लोग सामूहिक आपस में मिलकर के वहां की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान कर लेते थे। नेक्स्ट बात दोस्तों, जो मौर्य काल की दंड व्यवस्था है, ये मौर्य काल की दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो मौर्यकालीन दंड व्यवस्था है, इस दंड व्यवस्था में जल, अग्नि और विष परीक्षा ली जाती थी। ठीक है, अब किसी ने दंड किया है और मान लो वो मना कर रहा है तो उससे कहते थे कि जाओ पानी में, इतने मिनट तक पानी में जाकर गिरे बिना श्वास लिए। तो क्या है? जल परीक्षा ली जा रही है। अग्नि परीक्षा, उसको अग्नि में से बाहर निकलना होता था। इस प्रकार की परीक्षाएं उससे ली जाती थी। अगर मान लो कि तूने अपराध नहीं किया और तू सही बोल रहा है तो इस विष को पी जा, अगर तू सही बोल रहा है तो तेरे कुछ भी नहीं होगा, झूठ बोल रहा है तो मर जाएगा। इस प्रकार की जो अग्नि परीक्षाएं हैं वो मौर्य काल में ली जाती थी। तो मौर्यकालीन दंड व्यवस्था के बारे में बात करें तो मौर्यकालीन दंड व्यवस्था बहुत अत्यधिक कठोर थी। नेक्स्ट दोस्तों, जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यह उल्लेख किया है कि मौर्यकालीन जो समाज है, इस मौर्यकालीन समाज में किसी प्रकार के कोई अपराध नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? किसी प्रकार के कोई अपराध नहीं होते थे। अतः लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। अब जब अपराध ही नहीं होंगे, लोग घरों में क्या नहीं लगाएंगे? ताले नहीं लगाएंगे। तो वो कहता है कि इस समय जो प्रशासन व्यवस्था है, इस प्रशासन व्यवस्था को हम राम राज्य की कल्पना कह सकते हैं। अर्थात यहाँ राम राज्य की जैसी कल्पना हमें दिखाई पड़ती है कि लोग बाग यहाँ अपराध भी नहीं करते थे और लोगों के घरों में हमें ताले भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो न्याय व्यवस्था है और दंड व्यवस्था है ये मौर्य काल में प्रचलित थी। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है उस मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। दोस्तों जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? गूढ़ पुरुष कहा गया है। और जबकि जो गुप्तचर विभाग था उस गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को महामात्यासर कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? महामात्यासर कहा गया है। इस समय दो प्रकार के गुप्तचर कार्य करते थे दोस्तों, एक था संस्था और दूसरा था संचारा। संस्था से अभिप्राय है दोस्तों जो गुप्तचर एक स्थान में रहकर ही गुप्तचर का कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। संचारा से अभिप्राय है दोस्तों जो गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर जानकारी जुटाने का कार्य करते थे उन्हें संचारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? संचारा कहा जाता था। दोस्तों अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजा गुप्तचर के रूप में गणिकाओं को भी काम में लेता था।
गणी गई जो वेश्याएं होती थी दोस्तों, उन वेश्या को भी किसका काम करवाते थे? गुप्तचर का काम करवाते थे। जो वेश्याएं गुप्तचर का काम करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि जो जिला है उस जिले में कुछ अधिकारी होते थे। उन अधिकारियों के क्या काम थे दोस्तों? एक होता था एग्रोनोमी। एग्रोनोमी दोस्तों जो जिले है उस जिले में सड़क निर्माण का जो कार्य है उस कार्य को देखने वाले अधिकारी था वो एग्रोनोमी कहलाता था। नेक्स्ट रूप दर्शक दोस्तों, कई बार बता चुका, रूप दर्शक सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। एक होता था दोस्तों एस्ट्रोनोमी। एस्ट्रोनोमी यह नगर का मुख्य अधिकारी होता था। क्या होता था दोस्तों? नगर का मुख्य अधिकारी होता था। दोस्तों नेक्स्ट जो अधिकारी है जिले के, उनके बारे में बात करें, प्रादेशिक रज्जुक और युक्त। दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 27वें वर्ष प्रादेशिक रज्जुक तथा युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि नगर का भ्रमण करते थे। कब? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। और वहां की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी किसको देते थे? अशोक को देते थे। दोस्तों जो मौर्य काल है उस मौर्य काल में जो उच्च पदाधिकारी होते थे उन उच्च पदाधिकारियों को 48,000 पर वार्षिक वेतन के रूप में दिया जाता था। क्या दोस्तों? 48,000 पर वार्षिक वेतन के रूप में दिया जाता था। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम देखेंगे जो अशोक की सैन्य व्यवस्था थी उसके बारे में, जो है मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था है उसके बारे में। अब नेक्स्ट दोस्तों मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करें दोस्तों, जो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का प्रबंध हम देखें कि 5-5 व्यक्तियों की 6 समितियां होती थी। अब जो ये 6 समितियों थी, इन 6 समितियों को 6 विभागों के अंडर में रखा गया था। ठीक है, जो 6 विभाग थे वो थे जल सेना विभाग, पैदल सेना विभाग, अश्व सेना विभाग, रथ सेना विभाग, गज सेना विभाग और रसद सामग्री सेना विभाग। अर्थात ये सेनाओं के अलग-अलग विभाग थे जो कि अलग-अलग प्रकार के काम करते थे। जो रथ सेना वाला है केवल रथ सेना से संबंधित कार्य करेगा, गज सेना हाथी सेना वाला है वो केवल हाथी सेना से संबंधित, रसद सामग्री जिसको सेनाओं के लिए रसद सामग्री पहुंचाना है वो केवल रसद सामग्री संबंधित कार्य करेंगे। दोस्तों एक यूनानी इतिहासकार हैं जस्टिन, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन जो सेना है उस मौर्यकालीन सेना को डाकू की सेना कहा है। क्या कहा है? डाकू की सेना। यहाँ नोट करके लिख लो, नोट। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। किसकी सेना कहा है दोस्तों? डाकुओं की सेना कहा है। किसने? जस्टिन ने। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कौटिल्य ने जो ज्ञान विभाग है उस ज्ञान विभाग की भी 4 शाखाएं बताई है। कितनी शाखाएं बताई है दोस्तों? 4। कौन कौन सी? त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी तथा दंड नीति। ये 4 शाखाएं ज्ञान से संबंधित कौटिल्य ने बताई है। त्रयी में उसने कहा कि इसका लक्ष्य है नैतिक तथा आध्यात्मिक जो विकास है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना। त्रयी जो ज्ञान की शाखा है उसके बारे में कौटिल्य ने कहा इसका लक्ष्य है नैतिक व आध्यात्मिक विकास के साधनों को प्राप्त करना। वहीं जो वार्ता है, वार्ता में इन्होंने बताया कि वार्ता का लक्ष्य कृषि, पशुपालन तथा व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वहीं जो अन्वीक्षिकी है, इस अन्वीक्षिकी में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को विवेक सम्मत तथा तर्क सम्मत प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात जो लक्ष्य है वो लक्ष्य किस प्रकार के हो? विवेक सम्मत प्राप्त किए जाए और तर्क के आधार पर या तर्क प्रयत्न के आधार पर ही प्राप्त किए जाए। नेक्स्ट थी दोस्तों दंड नीति। दंड नीति से तात्पर्य दोस्तों जो राज्य की सत्ता है उसके बारे में दंड नीति में उल्लेख किया गया है। दोस्तों अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। मैं दोस्तों आपसे एक बार पुनः फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन आपके इस मंच को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।